हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हमारे चैनल में उत्तराखंड की निःशुल्क सीरीज चल रही है जिसमें कि आपको पूरा कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था उत्तराखंड का इतिहास। और उत्तराखंड के इतिहास में हम लोग पढ़ रहे थे कुमाऊँ व गढ़वाल में गोरखा शासन। देखिए, गोरखा शासन से संबंधित आज हमारा दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ और पहले पार्ट में हमने क्या पढ़ा था कि किस तरीके से गोरखों ने कुमाऊँ में अपनी सत्ता स्थापित की और किस तरीके से गोरखों ने गढ़वाल में अपनी सत्ता स्थापित की थी। जहां 1790 में गोरखों ने कुमाऊं पर अपना राज स्थापित किया था, वहीं 1804 में गोरखों ने गढ़वाल पर अपना राज स्थापित किया था। उस दौरान कुछ युद्ध हुए थे जिनकी जानकारी मैं पिछली वाली वीडियो में आपको दे चुका हूं। तो चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे कुमाऊं व गढ़वाल के गोरखा प्रशासक या फिर जिन्हें सुब्बा कहते थे। सुब्बा क्या थे ये भी मैं भी आपको बताऊंगा। तो गोरखा प्रशासन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए ठीक है। तो देखिए, गोरखा प्रशासन हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, उत्तराखंड में गोरखा प्रशासन एक प्रकार का सैनिक प्रशासन था। अब देखिए, सैनिक प्रशासन मैं पिछली वाली वीडियो में मैंने थोड़ा बहुत इसके बारे में डिस्कस किया था। सैनिक प्रशासन की यानी कि देखिए हम लोग समझते हैं। देखिए, गोरखा सैनिकों के राजा नेपाल में रहते थे, किंतु उनके सैनिक सामंत सुब्बा के नाम से उत्तराखंड में राज किया करते थे। यानी कि अगर देखिए कोई क्षेत्र है, उस क्षेत्र का कोई राजा है। जैसे मान लिया नेपाल है, नेपाल के जो गोरखा नेपाल के जो शासक थे उनको गोरखा बोलते थे, गोरखा शासक। तो उन्होंने क्या किया, कुमाऊं वाले क्षेत्र पर अपना अधिकार किया और गढ़वाल वाले क्षेत्र पर उन्होंने अपना अधिकार किया। वो स्वयं यहाँ नहीं आए, उन्होंने क्या किया, उनके जो यहाँ पर सैनिक थे, उनके जो यहाँ पर सेनापति थे, उन्होंने क्या किया, उनको अपना प्रतिनिधि बनाया और उत्तराखंड में उन्हीं को शासन करने भेजा। स्वयं वो लोग कहाँ बैठे रहे, स्वयं वो लोग नेपाल में ही बैठे रहे थे। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं, सैनिक ही यहाँ पर शासन कर रहे हैं, सैनिक ही यहाँ पर प्रशासन को संभाल रहे हैं। इस प्रकार से अगर क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि उत्तराखंड में गोरखों का प्रशासन किस तरीके का था, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, एक प्रकार का सैनिक प्रशासन उनका मतलब गोरखों का यहाँ पर शासन था। चलिए ठीक है। फिर देखिए, गोरखा सैनिकों के राजा नेपाल में रहते थे, किंतु उनके सैनिक सामंत सुब्बा के नाम से उत्तराखंड में राज किया करते थे। चलिए ठीक है। फिर देखिए, उत्तराखंड में गोरखा प्रशासन सैन्य प्रशासन द्वारा ही नियंत्रित होता होता था। मतलब कि जो मैं आपको अभी बता रहा था ना कि जो वहाँ के राजा थे वो लोग नेपाल में रहते थे और अपने सेनापति को यहाँ पर प्रतिनिधि बना के भेज दिया करते थे। तो उन्हीं सेनापतियों के द्वारा, जिनको सुब्बा कहा जाता था, सुब्बा की जिनको उपाधि दी जाती थी, तो उन्हीं के द्वारा सैन्य प्रशासन द्वारा ही यहाँ पर जो गोरखों का शासन है वही नियंत्रित होता था। कुछ इतिहासकारों ने इसको फौजी शासन भी कहा हुआ है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो चलिए, पहले तो हम लोग इस सुब्बा को जान लेते हैं, सुब्बा क्या है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे की। देखिए, नेपाल राजा जिन जिन क्षेत्रों को विजित करता था, विजित यानी कि जिन जिन क्षेत्रों को जीतता था, वहां अपना प्रतिनिधि नियुक्त करता था। मतलब जैसे कि नेपाल राजा अगर किन्हीं क्षेत्रों को जीत रहा है, जैसे मान लिया उसने कुमाऊं को जीता, उसने गढ़वाल को जीता, वहां पर उसने अपना कोई सैनिक को प्रतिनिधि बनाकर उसको वहां पर नियुक्त कर दिया और ये प्रतिनिधि सुब्बा कहलाते थे। और सुब्बा या सूबेदार गवर्नर के समान ही होता था। मतलब हम गवर्नर कहें, प्रशासक कहें या फिर सुब्बा कहें, बात एक ही है। तो इस प्रकार से ये सुब्बा जो लोग होंगे, जो यहाँ पर जैसे गवर्नर, जैसे अंग्रेजी हम ब्रिटिश काल पढ़ेंगे तो हम यहाँ पर गवर्नर पढ़ते हैं, वैसे ही गोरखा काल में यहाँ पर सुब्बा थे। मतलब जो शासन प्रशासन को चला रहा है, जिसके अधीन कर रखा है, जिसको नियुक्त कर रखा है, उसको हम लोग कहेंगे सुब्बा। चलिए ठीक है। तो सुब्बा आप लोग समझ गए होंगे सुब्बा क्या है। फिर देखिए, सुब्बा की सहायता के लिए नायब सुब्बा तथा सेनापति होते थे। मतलब कि साहब, जिस सुब्बा की सहायता के लिए कोई ना कोई व्यक्ति तो होगा ही ना, तो वही नायब सुब्बा का वही कार्य था, सुब्बा की सहायता करना, और साथ में सेनापति होते थे। चलिए ठीक है। तो ये तो थी थोड़ी सी बेसिक सी जानकारी। आज देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो कुमाऊं और गढ़वाल में जो प्रशासक या फिर जो सुब्बा हुए हैं, कौन कौन हुए हैं, उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए, बहुत सारे सुब्बा हुए हैं, गढ़वाल में भी कुमाऊं में भी। तो देखिए, सबके बारे में जानना जरूरी नहीं है। हालांकि हम लोग, मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि कौन कौन से सुब्बा हुए हैं, लेकिन उनके नाम आपको याद नहीं करने, बस कुछ ही इंपॉर्टेंट है उनके बारे में आपको जानना महत्वपूर्ण है। देखिए, कुमाऊं के गोरखा प्रशासक, सर सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कुमाऊं के गोरखा प्रशासक या फिर हम लोग कह सकते हैं कुमाऊं के गोरखा सुब्बा। मतलब जो यहाँ पर जो कुमाऊं में जो गोरखा जो प्रतिनिधि बनाकर भेज रखा था नेपाल का राजा, तो उनको यहाँ पर क्या कहा जाएगा, सुब्बा कहा जाएगा। तो उस प्रकार से जोगामल्ल शाह कुमाऊं में प्रथम सुब्बा हुआ। अगर हम लोग बात करते हैं इसके शासनकाल की, जो जोगामल शाह था यहाँ पर सुब्बा के रूप में, इसने कितने समय तक शासन किया, तो 1791-92 इसने यहाँ पर शासन किया था। देखिए, जोगामल्ल शाह कुमाऊं का प्रथम सुब्बा या प्रशासक या गवर्नर था। देखिए, मैंने यहाँ पर सब नाम लिख दिया, सुब्बा भी लिख दिया है, प्रशासक भी लिख दिया है, गवर्नर भी लिख दिया है। एग्जाम में अगर आपसे किसी भी तरीके से पूछता है कि मतलब ये अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बनता है, कुमाऊं में प्रथम प्रशासक गोरखों की तरफ से कौन था, या फिर कुमाऊं में प्रथम गवर्नर गोरखों की तरफ से कौन था, या फिर कुमाऊं में प्रथम सुब्बा गोरखों की तरफ से कौन था, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, जोगामल्ल शाह।
वर्तमान में देखिए एग्जाम में कैसे भी करके क्वेश्चन बन जा रहे हैं, इसलिए आपको हर तरीके से क्वेश्चन को देखना है और हर तरीके से आपको तैयार रहना है एग्जाम के लिए। तो इस प्रकार से अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि कुमाऊं में प्रथम सुब्बा या फिर कुमाऊं में गोरखों का प्रथम प्रतिनिधि या फिर कुमाऊं में प्रथम गोरखों का या फिर कुमाऊं में प्रथम सुब्बा कौन था, तो इस तरीके से कैसे भी दोस्तों क्वेश्चन बन जाए तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, जोगा मल्ल शाह कुमाऊं में प्रथम सुब्बा होगा, जो कि गोरखों के द्वारा भेजा गया था। चलिए ठीक है। फिर देखिए जोगामल्ल शाह ने सर्वप्रथम भू प्रबंध व्यवस्था का यहाँ शुभारंभ किया था। 1791-92 में ही जोगामल्ल शाह ने सर्वप्रथम भू प्रबंध व्यवस्था का भी यहाँ पर शुभारंभ किया हुआ था। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कुमाऊं में प्रथम गोरखा जो भू व्यवस्था का प्रबंध करा रहा है वो कौन है, जोगामल्ल शाह। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। और देखिए यहाँ से एक बात हम लोग और जानेंगे, जो ये सुब्बा रहेंगे ना, इन सुब्बाओं को शुरुआत में क्या किया गया था, इनका जो शासनकाल था मात्र एक वर्ष के लिए इनको नियुक्त किया जाता था। मतलब एक वर्ष नियुक्त किया जाएगा, उसके बाद दूसरा सुब्बा आएगा, फिर अगले वर्ष तीसरा सुब्बा आएगा। लेकिन बाद में क्या होता था, जैसे कि कोई सुब्बा 3 साल भी रह रहा है, कोई 4 साल भी रह रहा है। चलिए ठीक है, ये तो आप जान गए हैं। फिर देखिए अगला जो सुब्बा आता है वो आता है काजी नरशाही। 1793 में यह नियुक्त किया जाता है नेपाल सरकार की तरफ से। देखिए इसके काल में कुमाऊं की जनता को बहुत प्रताड़ित होना पड़ा था। जैसे कि हम लोग जानते हैं जो गोरखा लोग थे उनका जो यहाँ पर शासन रहा था काफ़ी अत्याचारपूर्ण रहा था। उन्होंने यहाँ पर प्रजा जो थी उन प्रजा पर काफ़ी अत्याचार किए थे। अत्यधिक यहाँ पर कर लगा दिए गए थे, जिससे कुमाऊं की और गढ़वाल की जनता गोरखों से काफ़ी परेशान हो गई थी। तो देखिए काजी नरसाई के काल में क्या होता है, इसके काल में कुमाऊं की जनता को बहुत प्रताड़ित होना पड़ा तथा शोषण करने के नए नए तरीके निकाले गए। मतलब देखिए कहीं पर अगर कोई भी राजा शासन करता है तो वो ये सोचता है कि यहाँ की प्रजा जो है उस प्रजा के हित में कोई बात सोची जाए। लेकिन जो गोरखों का जब यहाँ पर शासन स्थापित होता है तो उन्होंने क्या किया, प्रजा पर शोषण करने के लिए नए नए तरीके निकाले उन लोगों ने। चलिए ठीक है। फिर देखिए काजी नरसाही को अत्याचारी सुब्बा कहा गया है। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि सुब्बा को अत्याचारी सुब्बा कहा गया है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, काजी नरसाही को अत्याचारी सुब्बा कहा गया है। फिर देखिए मंगल की रात या फिर कह सकते हैं नरसाही का मंगल नामक घटना काजी नरसाही से ही संबंधित है। देखिए यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मंगल की रात की घटना। देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, दो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एक ही है लेकिन तरीके दो हैं इसको बनाने के एग्जाम में। देखिए अभी मैं आपको बताऊंगा मंगल की रात क्या है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बताऊंगा। वैसे ये कहानी बहुत लंबी है लेकिन हम लोग जान लेंगे क्योंकि कहानी पूछेगा नहीं, आपको फैक्ट याद करना है। देखिए मंगल की रात, जो मंगल की रात की घटना है वह किस सुब्बा से संबंधित है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, काजी नरसाही से। उसी प्रकार से नरसाही का मंगल, देखिए यहाँ पर तो नरसाही वैसे ही आ गया है तो ये तो आपको वैसे ही याद रहेगा। लेकिन अगर ऐसे आ गया मंगल की रात की घटना किस सुब्बा से संबंधित है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, काजी नरसाही से यह संबंधित है। 1793 ईस्वी की यह बात हो रही है। तो देखिए इस समय क्या हो गया था, कुछ लोग थे जो वहाँ पर काफ़ी सारे लोग बाहर से आए हुए थे, तो बहुत सारी कुछ जातियाँ थी, उन जातियों के लोग वहाँ पर आए हुए थे। तो ऐसा कहा जाता है कि जो काजी नरसाही था उसने उन सारे लोगों को वहाँ पर मरवा दिया था। तो बहुत सारे इसने लोगों को वहाँ पर मरवा दिया था और वो मंगल की रात थी। तो इस प्रकार से कहा जाता है कि मंगल की रात की जो घटना रही थी वो काजी नरसाही से संबंधित रही थी। काफ़ी लोगों की इसमें हत्या कर दी गई थी एक रात में ही। तो इस प्रकार से नरसाही का मंगल या मंगल की रात की घटना का संबंध किससे रहेगा, काजी नरसाही से। इस घटना को मंगल की रात और नरसाही का पाला के नाम से आज भी लोग याद करते हैं। तो मंगल की रात और नरसाही का पाला नामक जो घटना है वो किससे हो जाएगी, काजी नरसाही से, जिसे लोग आज भी याद करते हैं और याद कर कर आज भी सिर उठते हैं। तो देखिए इसके बाद जो सुब्बा आते हैं ना उनके बारे में याद करना इतना महत्वपूर्ण नहीं है। बस आप एक बार जान लीजिए कि कौन कौन सुब्बा बने थे, क्योंकि देखिए इनको याद करने की जरूरत नहीं है। बस एक बार मैंने आपके नॉलेज के लिए यहाँ पर लिख दिए हैं कि कौन कौन से यहाँ पर सुब्बा यहाँ पर नियुक्त हुए थे। फिर देखिए अगला जो सुब्बा बनता है वो बनता है अजय सिंह खवास सुब्बा। 1794 में यह सुब्बा बनता है और इसका सहायक जो होता है वो होता है श्रेष्ठ थापा। चलिए ठीक है। फिर देखिए अगला सुब्बा जो बनता है सुब्बा अमर सिंह थापा। किसी किसी किताब में सुब्बा अमर सिंह थापा का कहीं नाम नहीं मिलता है लेकिन किन्हीं किन्हीं किताबें मिलता है। तो 1795 में सुब्बा अमर सिंह थापा बने थे। फिर देखिए इनके सहायक बनते हैं गोविंद उपाध्याय और भक्ति थापा। गोविंद उपाध्याय इनको सिविल प्रशासक की देखरेख के लिए नियुक्त किया गया था और भक्ति थापा को सेनापति बनाया गया था। तो चलिए ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए अगला जो सुब्बा बनता है वो बनता है सुब्बा परवर राणा। देखिए जो सुब्बा मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं ना इनको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस मैंने आपकी नॉलेज के लिए यहाँ पर लिखे हुए हैं कि कौन कौन से सुब्बा यहाँ पर थे, क्योंकि ऐसा पूछेगा नहीं। क्योंकि देखिए बहुत सारे सुब्बा आए हैं, हर वर्ष ये लोग परिवर्तित हो जा रहे हैं, तो यहाँ पर से इतना जरूरी नहीं है इनको याद करना। सुब्बा परवर राणा जो बनेगा वो बनेगा 1796 में और इसका सहायक बनता है जय कृष्ण थापा। चलिए ठीक है। अगला बनता है सुब्बा बमसाहा। 1797 में यह सुब्बा बनता है और इसका सहायक रहेगा रुद्रवीर साहा। देखिए सुब्बा जो बमसाह रहेगा इसके समय में क्या किया गया था, ब्राह्मण काश्तकारों पर कुसही नामक कर लगाया गया था। चलिए ठीक है।
फिर देखिए अगला आता है सुब्बा अजब सिंह। सुब्बा अजब सिंह 1799 ईस्वी में ये सुब्बा बनता है और इसका जो सहायक रहेगा वो कौन रहेगा, श्रेष्ठ थापा। देखिए एक एक वर्ष के लिए ये लोग बन रहे हैं, ज़्यादा इनका समय काल रहता नहीं है, 1 या 2 वर्ष के लिए ये लोग बनते हैं, बाद में इनको हटा दिया जाता है। फिर देखिए अगला बनता है सुब्बा अजब सिंह के बाद धौकल सिंह। धौकल सिंह 1800 से 1801 ईस्वी तक रहेगा और इसके बाद इसको हटा दिया जाएगा। अगला बनेगा सुब्बा रुद्रवीर। सुब्बा रुद्रवीर जो रहेगा 1802 में। देखिए सुब्बा जो रुद्रवीर था वो सेनापति था। देखिए मैंने आपको बताया ना, सेनापति हो सैनिक हो, इन्हीं को ये लोग जो राजा थे अपना प्रतिनिधि बनाकर यहाँ पर सुब्बा बना दिया करते थे। देखिए इसने टन नामक एक कर लगाया गया था। देखिए करों की बात मैं आपसे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा गोरखों में, जैसे कुसही नामक कर है या टन नामक कर है, इन करों की एक अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि गोरखों ने भी काफ़ी सारे यहाँ पर कर लगाए गए थे। तो एक ही वीडियो में सारे करों की हम लोग बात कर लेंगे। चलिए ठीक है। फिर देखिए अगला आता है हमारे पास काजी गज केसर पांडे सुब्बा। 1803 में यह सुब्बा बनता है। देखिए इसके समय की महत्वपूर्ण घटना ये है कि इसके समय में ये कहा जाता है कि इसके समय में 7 दिन और 7 रात तक भयंकर भूचाल आया था, यानी कि भयंकर भूकंप आया था। तो किसके समय में, काजी गज केसर पांडे सुब्बा के समय में 7 रात और 7 दिन तक कहते हैं कि भयंकर भूचाल आया था, यानी कि भयंकर भूकंप आया था। चलिए ठीक है। फिर देखिए अगले जो सुब्बा बनता है वो बनता है सुब्बा ऋतुध्वज थापा। 1806 तक यह सुब्बा रहता है। चलिए ठीक है, ये सुब्बा इतने महत्वपूर्ण यहाँ से है नहीं। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। फिर देखिए अगला सुब्बा बनता है सुब्बा बम शाह चौंतरिया। ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्यों महत्वपूर्ण है ये भी मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए इसके बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे ना तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि ये सुब्बा बम शाह चौंतरिया क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए 1806 से लेकर 1815 तक ये रहता है सुब्बा कुमाऊं क्षेत्र का। कितने लंबे समय के लिए देखिए सुब्बा रह रहा है यहाँ पर, करीब 9-10 वर्ष के लिए यहाँ पर ये सुब्बा रहता है। इसको देखिए भीम शाह के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसको, सुब्बा बम शाह को भीम शाह के नाम से भी जाना जाता है। फिर देखिए बम शाह चौतरिया कुमाऊं का अंतिम सुब्बा था, क्योंकि 1815 में क्या होता है, यहाँ पर अंग्रेज यहाँ पर अपना अधिकार कर लेते हैं उत्तराखंड वाले क्षेत्र पर। तो 1815 तक सुब्बा कौन रहेगा, सुब्बा बम शाह चौतरिया 1806 से लेकर 1815 तक। और 1815 पर यहाँ पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है और इस प्रकार से सुब्बा बम शाह चौतरिया कुमाऊं का अंतिम सुब्बा रहेगा, ये आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से कुमाऊं का पहला सुब्बा कौन था, वो था आपका जोगामल्ल शाह। और कुमाऊं का अंतिम सुब्बा कौन रहेगा, बम शाह चौतरिया कुमाऊं का अंतिम सुब्बा रहेगा। चलिए ठीक है। फिर देखिए कुमाऊं में सुब्बा के पद पर सर्वाधिक समय तक बम शाह चौतरिया ही रहा था। क्वेश्चन बनेगा कि कुमाऊं में सुब्बा के पद पर सर्वाधिक समय तक कौन सा सुब्बा रहा था, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बम शाह चौतरिया 1806 से लेकर 1815 तक। इसका शासनकाल भी आपको याद कर लेना है क्योंकि अंतिम सुब्बा है और 9-10 साल तक ये शासन भी कर रहा है, तो आप इसका शासनकाल में नोट कर लीजिए। फिर देखिए बम शाह चौतरिया ने अल्मोड़ा से नेपाल तक हर हफ्ते डाक पहुंचाने के लिए डाक चौकियां भी बनाई थी। तो देखिए जिस सुब्बा ने अगर कुछ कार्य किया रहता है, क्योंकि हमें अधिकांश सुब्बाओं के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होती है, केवल उनका शासनकाल के बारे में ही पता चलता है हमें। तो जिस सुब्बा के बारे में हमें कोई जानकारी प्राप्त हो रही है कि उसने कोई कार्य किया था, तो वो महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस प्रकार से बम शाह चौतरिया ने अल्मोड़ा से नेपाल तक हर हफ्ते डाक पहुंचाने के लिए डाक चौकियां बनवाई थी। फिर देखिए कुमाऊं पर अंग्रेजों के अधिकार के समय कुमाऊं का सुब्बा बम शाह चौतरिया ही था। क्वेश्चन दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जिस समय कुमाऊं पर अंग्रेजों ने अपना अधिकार किया था उस समय कुमाऊं का सुब्बा कौन था, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बम शाह चौतरिया उस समय कुमाऊं का सुब्बा रहेगा। चलिए ठीक है। तो ये तो रहे थे हमारे कुमाऊं के सुब्बा, या फिर हम लोग कह सकते हैं कुमाऊं के प्रशासक। अब हम लोग बात कर लेते हैं गढ़वाल के गोरखा प्रशासकों के बारे में। जिस प्रकार से हमारे कुमाऊं में हुए थे उसी प्रकार से हमारे गढ़वाल में होंगे। चलिए ठीक है। अब 1790 से तो कुमाऊं में शुरू हो गए थे सुब्बा, लेकिन गढ़वाल पर अंग्रेजों का अधिकार का, गढ़वाल पर गोरखों का अधिकार कब हुआ था, 1803 में उन्होंने आक्रमण किया था और 1804 में यहाँ पर गोरखों ने गढ़वाल पर पूर्ण तरह से अधिकार कर लिया था। कब किया था, 1804 में। तो 1804 से ही यहाँ पर गोरखों की सत्ता स्थापित होगी, क्योंकि 1803 में तो यहाँ पर अधिकार कर नहीं पाए थे, यहाँ पर युद्ध चल रहे थे। लेकिन 1804 में जब खुरबुड़ा का युद्ध होता है उसके बाद ही यहाँ पर गोरखों की सत्ता स्थापित हो जाती है। तो देखिए उस प्रकार से अमर सिंह थापा को यहाँ पर पहला प्रशासक बनाया जाएगा गढ़वाल का। चलिए ठीक है। देखिए इनके बारे में हम लोग जानते हैं अमर सिंह थापा, क्योंकि देखिए यहाँ से कुछ चीज़ें जाननी बहुत ही आवश्यक हैं, उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए काशी से लौटकर नेपाल नरेश रण बहादुर शाह ने नेपाल के श्रेष्ठतम सेनापति अमर सिंह थापा को 1804 से लेकर 1815 तक विजय क्षेत्र
विजित क्षेत्र प्रदेश का सर्वोच्च न्यायाधीश व प्रशासक नियुक्त किया। अब आप लोग तो ये सोच रहे होंगे कि रण बहादुर शाह जो था वो तो 1800 ईस्वी से पहले था, क्योंकि बाद में तो साधु बन गया था। और 1800 ईस्वी में कौन आ गया था? गीवाण युद्ध विक्रम शाह क्या हुआ था? गीवाण युद्ध विक्रम शाह क्या हुआ था? 1800 ईस्वी में राजा वहाँ का मतलब राजा बन गया था नेपाल का। तो ये रण बहादुर शाह कहाँ से आ जाता है? चलिए इस रण बहादुर शाह के बारे में हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए थोड़ा सा हम लोग इस बात की में गीवाण युद्ध विक्रम शाह और रण बहादुर की थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए होता क्या है, रण बहादुर शाह ने एक विधवा ब्राह्मणी से विवाह किया था, जिससे इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। उस पुत्र का नाम क्या था? गीवाण युद्ध विक्रम शाह। गीवाण युद्ध विक्रम शाह पिछली वाली वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूँ। 1800 ईस्वी में वह राजा बनता है नेपाल का। तो गीवाण युद्ध विक्रम शाह की इनको पुत्र रत्न मतलब पुत्र के रूप में प्राप्ति होती है। और प्रजा ने जैसे क्या होता है, प्रजा ने रण बहादुर शाह का इस बात पर विरोध किया, क्योंकि एक तो विधवा ब्राह्मणी से इन्होंने विवाह किया था। पहला तो विरोध इस बात का था। अब दूसरा विरोध किस चीज का होता है कि रण बहादुर शाह ने क्या किया था, जो गीवाण युद्ध विक्रम शाह था, जो कि एक विधवा ब्राह्मणी से जिसका जन्म होता है, उसको ये लोग गद्दी पर बैठाते हैं। अब जैसे गद्दी पर बैठाते हैं तो इस बात का वहाँ पर जो प्रजा होती है वो विरोध करती है। तो जब प्रजा काफ़ी ज़्यादा इनको विरोध करती है, लेकिन जो रण बहादुर शाह होता है अपने फैसले पर अटल होते हैं और गीवाण युद्ध विक्रम शाह को क्या करते हैं, वहाँ पर गद्दी पर बैठा देते हैं। और 1800 ईस्वी में ये लोग उसको गीवाण युद्ध विक्रम शाह को गद्दी पर बैठाते हैं और स्वयं साधु बन जाते हैं और काशी की यात्रा पर निकल जाते हैं। कहाँ? काशी की यात्रा पर ये निकल जाते हैं और कुछ समय के लिए राजनीति से दूर रहते हैं, मतलब कि राजपाट से ये लोग बहुत मतलब कुछ समय के लिए दूर रहते हैं। उसी समय क्या होता है, उसी समय क्या होता है दोस्तों, 1804 ईस्वी की हम लोग बात कर रहे हैं। 1800 में तो इन्होंने क्या किया, गीवाण युद्ध विक्रम शाह को इन्होंने राजा बनाया। अब हम लोग बात करते हैं 1804 में। 1804 की देखिए, 1803 में इन्होंने जब गीवाण युद्ध विक्रम शाह को राजा बनाया, जिस बात का प्रजा ने काफ़ी विरोध किया, इसके बाद क्या करते हैं, ये प्रजा के खिलाफ ये जाते हैं और अपने पुत्र गीवाण युद्ध विक्रम शाह को ये राजा के पद पर बैठाते हैं और स्वयं साधु बन जाते हैं। निर्गुणानंद नाम, जैसे कि पिछली वाली वीडियो में आपको बता चुका हूँ, निर्गुणानंद इन्होंने अपना नाम रख लिया था और साधु बन गए थे, काशी की यात्रा पर निकल गए थे। और जब 1804 में ये काशी की यात्रा से वापस जब लौटते हैं और 1804 में कुछ समय के लिए ये पुनः से राजनीति में प्रवेश करते हैं और कुछ समय के लिए ये क्या करते हैं, राजपाट संभालते हैं। तो 1804 में जिस समय राजपाट संभालते हैं तो उसी समय यहाँ पर क्या होता है, अंग्रेजों ने यहाँ पर गोरखों ने यहाँ पर अधिकार कर लिया था। और उसी समय क्या होता है, मतलब कुछ समय के लिए, मतलब 1-2 माह भी मुश्किल से हम लोग कह सकते हैं, कुछ दिनों के लिए हो सकता है। ऐसे देखिए हमें कुछ स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती कि कितने दिन के लिए किया था, लेकिन हो सकता है 1 दिन के लिए किया हो सकता है 2 दिन के लिए किया हो। तो उस समय जितने भी दिन के लिए किया होगा उन्होंने राज, मतलब जब यहाँ पर गोरखों ने अपना अधिकार कर लिया था, उसके बाद क्या होता है, जो रण बहादुर शाह होते हैं कुछ दिन के लिए यहाँ पर बनते हैं राजा। और अमर सिंह थापा को यहाँ पर क्या करते हैं, नेपाल के शीर्ष सेनापति अमर सिंह थापा को 1804 से लेकर 1815 तक विजित क्षेत्र का सर्वोच्च न्यायाधीश व प्रशासक नियुक्त करते हैं। देखिए यहाँ पर एग्जाम में आपको फंसाया जा सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये चीज़ स्पष्ट कर दी, क्योंकि देखिए यहाँ पर आप तो कहेंगे गीवाण युद्ध विक्रम शाह राजा रहेगा तो रण बहादुर शाह कैसे कर सकता है। तो कुछ समय के लिए 1804 में उनका राजनीति में प्रवेश होता है और इस प्रकार से वो अमर सिंह थापा को यहाँ पर प्रशासक व सर्वोच्च न्यायाधीश नियुक्त करते हैं। वो जब नियुक्त करते हैं 1804 से लेकर 1815 तक करते हैं। लेकिन यहाँ पर होता क्या है, जैसे अमर सिंह थापा के बारे में अभी चलो हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, क्योंकि 1804 से लेकर 1815 तक ये प्रशासक का काम नहीं कर पाए थे। क्यों नहीं कर पाए थे उसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए 1804 में अमर सिंह थापा को कुमाऊं व गढ़वाल दोनों जगह की जिम्मेदारी दी गई थी, मतलब दोनों जगह का सेनापति इनको नियुक्त किया गया था। कहाँ का? कुमाऊं का भी इनको उसमें नियुक्त किया गया और प्लस गढ़वाल का, इनको दोनों जगह की इनको जिम्मेदारी वहां पर दी गई थी। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। और देखिए आगे बढ़ने से पहले मैंने यहाँ पर शब्द लिखा हुआ पुनः, तो ये पुनः शब्द मैंने इसलिए लिखा हुआ है, रण बहादुर शाह का राजनीति में पुनः से प्रवेश हो रहा है, इसलिए मैंने ये पुनः शब्द लिख दिया है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए अमर सिंह थापा कुमाऊं व गढ़वाल का नेपाल द्वारा भेजा गया सर्वोच्च पदाधिकारी था। क्वेश्चन दोस्तों अगर बने कि कुमाऊं व गढ़वाल का नेपाल द्वारा भेजा गया सर्वोच्च पदाधिकारी कौन था, मतलब जो नेपाल से भेजा गया था, वो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, अमर सिंह थापा नेपाल द्वारा भेजा गया कुमाऊं व गढ़वाल में सर्वोच्च पदाधिकारी था। बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, आपको नोट कर लेना है। फिर देखिए अमर सिंह थापा के अधीन हस्तिदल चौतरिया भी कहीं कहीं लिखता है, कहीं कहीं मिलता है किताब में, किसी किसी किताब में चौतरिया भी मिलता है, तो बात एक ही है। तो अमर सिंह थापा के अधीन हस्तिदल चौतरिया को नायब सुब्बा तथा काजी रणधीर सिंह बसन्यात को गढ़वाल में सेनापति का पद दिया गया।
और जब यहाँ पर अमर सिंह थापा को नियुक्त किया जाता है तो अमर सिंह थापा ने गढ़वाल की जनता का विश्वास जीतने के लिए कई कार्य भी किए थे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ नहीं किया था, तो काफ़ी सारे उन्होंने कार्य भी किए थे, लेकिन होता कुछ नहीं है क्योंकि उस समय काफ़ी ज़्यादा अत्याचार प्रजा पर किया जा रहा था। अमर सिंह थापा का अधिकांश समय देखिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अमर सिंह थापा का अधिकांश समय कांगड़ा यानी कि हिमाचल प्रदेश, कांगड़ा व यमुना पार के क्षेत्रों में युद्धों में व्यतीत हो रहा था, जिसके कारण ये प्रशासन की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे थे। तभी अमर सिंह थापा ने कुमाऊं व गढ़वाल का सैन्य नेतृत्व अपने पुत्र रणजोड़ सिंह थापा को सौंप दिया। देखिए यहाँ से पहला तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये हो जाता है कि रणजोड़ सिंह थापा किसके पुत्र थे। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? अमर सिंह थापा को। अब क्या होता है देखिए मैंने आपको बताया ना, हम लोग थोड़ा मैप के माध्यम से इसको समझते हैं। देखिए ये हमारा कुमाऊं का क्षेत्र है, ये हमारा गढ़वाल का क्षेत्र है, यहाँ पर हमारा क्या नेपाल का क्षेत्र आ जा रहा है और यहाँ पर हमारा आता है हिमाचल का क्षेत्र। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर जब गोरखे योजना बनाते हैं कुमाऊं पर आक्रमण करने की, उस समय उनका यही उद्देश्य होता है कि हम लोग कुमाऊं वाले क्षेत्र को ही जीतेंगे, लेकिन बाद में उनका लालच बढ़ता जाता है, उनकी लालसा बढ़ती जाती है, वो लोग यहाँ पर से गढ़वाल पर भी अपना आक्रमण करते हैं और गढ़वाल पर भी अपना अधिकार कर लेते हैं। अब जब वो क्या करते हैं, गढ़वाल पर भी अपना अधिकार कर लेते हैं, तो वो लोग यहाँ से देखिए फिर हिमाचल को जीतने की चाह रखते हैं और हिमाचल पर ये लोग बार बार अधिकार करते रहते हैं। तो जो भी यहाँ प्रशासक बनेगा, जो भी यहाँ पर सूबा बनता था, तो वो क्या करता था, यही प्रयास करता था कि हिमाचल प्रदेश पर अधिकार किया जाए और हिमाचल प्रदेश को भी अपने अधिकार में ले लिया जाए। तो अमर सिंह थापा ने क्या किया, जैसे ही ये यहाँ पर नियुक्त होते हैं, गढ़वाल का इनको प्रशासक बनाया जाता है, इनको जिम्मेदारी दी जाती है, ये तुरंत क्या करते हैं, कांगड़ा वाले क्षेत्र पर आक्रमण करना शुरू कर देते हैं। अब क्या होता है, जब ये कांगड़ा वाले क्षेत्र पर आक्रमण करना शुरू करते हैं तो इनका जो अधिकांश समय होता है उन युद्ध अभियानों में ही चलता रहता है, जिस कारण से ये गढ़वाल के जो प्रशासन इनको सौंपा गया है उस पर ये ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो इसी कारण से ये अपने पुत्र रणजोड़ सिंह थापा को जो वहाँ का प्रशासन होता है उसको सौंप देते हैं और अपना जो उनके युद्ध अभियान है उनको जारी रखते हैं। चलिए ठीक है, लेकिन इनको 1804 से लेकर 1815 तक इनको नियुक्त किया गया था, लेकिन देखिए प्रशासन अगर नहीं संभाल पा रहे हैं तो किसी व्यक्ति को तो नियुक्त करना ही पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया, अपने पुत्र रणजोड़ सिंह थापा को सौंप दिया अपना प्रशासन। चलिए ठीक है, फिर देखिए अमर सिंह थापा को नेपाल सरकार ने काजी की उपाधि दी थी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों कि नेपाल सरकार ने काजी की, आपके सामने 4 ऑप्शन रहेंगे, जैसे हस्तीलाल चौतरिया हो जाएगा, अमर सिंह थापा हो जाएगा, भक्ति थापा हो जाएगा, रणधीर सिंह बसन्यात हो जाएगा। आपसे पूछा जाएगा बताइए इनमें से नेपाल सरकार ने काजी की उपाधि किसे दी थी, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, अमर सिंह थापा को नेपाल सरकार ने काजी की उपाधि दी थी। और यह नेपाल की सर्वोत्तम उपाधि थी, जो काजी उपाधि है वह नेपाल की सर्वोत्तम उपाधि है। चलिए ठीक है, फिर यहाँ से दोस्तों एक चीज और महत्वपूर्ण है, देखिए गोरखाओं का पश्चिमी सैन्य अभियान अमर सिंह थापा के नेतृत्व में ही किया गया। मतलब पश्चिमी हम लोग समझते हैं, देखिए अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कुमाऊं ही हमारा गढ़वाल है, गढ़वाल में किसे नियुक्त किया गया है, अमर सिंह थापा को। पश्चिमी भाग कौन सा है, पूरबी हो गया जाएगा, पश्चिमी हो जाएगा, उत्तरी हो जाएगा, दक्षिणी हो जाएगा। तो पश्चिमी भाग यानी कि हिमाचल यानी कि कांगड़ा वाला भाग। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं शुरुआत कौन कर रहा है, अमर सिंह थापा, क्योंकि पहला यहाँ पर प्रशासक कौन है, अमर सिंह थापा ही है। तो यहाँ पर जब पहला जो प्रशासक यानी कि हम सूबा के हैं, प्रशासक के हैं, बात की है, तो पहला जो हमारा प्रशासक अमर सिंह थापा है और वही क्या कर रहा है, कांगड़ा वाले क्षेत्र पर, हिमाचल वाले क्षेत्र पर आक्रमण कर रहा है, यानी कि युद्ध अभियान, सैन्य अभियान चला रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं गोरखाओं का पश्चिमी सैन्य अभियान अमर सिंह थापा के नेतृत्व में ही शुरू किया गया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, आपको नोट कर लेना है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। फिर देखिए जैसे कि अमर सिंह थापा के बाद उनका पुत्र रणजोड़ सिंह थापा बनता है अगला प्रशासक या फिर सूबा, और 1804 से लेकर 1805 तक, ज़्यादा इसका शासनकाल रहेगा नहीं, इतने ही समय तक यह रहेगा। चलिए, रणजोड़ सिंह उत्तम प्रकृति का व्यक्ति था तथा विद्वानों व कलाविदों का अत्यधिक सम्मान करता था। तो ये भी देखिए यहाँ पर भी क्वेश्चन बन सकता है, विद्वानों तथा कलाविदों का अत्यधिक सम्मान करने वाला प्रशासक या सूबा कौन था, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, रणजोड़ सिंह थापा। फिर देखिए गढ़वाल के प्रसिद्ध चित्रकार एवं कवि मोलाराम पर उसकी विशेष कृपा थी, किसकी, रणजोड़ सिंह थापा की। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि किस गढ़वाल की किस गोरखा प्रशासक की उपाधि कवि मोलाराम पर विशेष रूप से थी, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, रणजोड़ सिंह थापा की जो कृपा थी वो विशेष रूप से मोलाराम पर थी। चलिए ठीक है, फिर देखिए मोलाराम ने प्रसन्न होकर रणजोड़ सिंह थापा को दानवीर कर्ण की उपाधि दी थी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मोलाराम ने प्रसन्न होकर किसे दानवीर कर्ण की उपाधि दी थी। तो आपको उत्तर क्या आ जाएगा, रणजोड़ सिंह थापा को। और यह किसका पुत्र था, अमर सिंह थापा का यह पुत्र रहेगा। फिर देखिए रणजोड़ सिंह के ने शासन की सुव्यवस्था हेतु एक सभा मंडली का गठन किया था। ये महत्वपूर्ण है, सभा मंडली का गठन कौन कर रहा है, ये कर रहा है रणजोड़ सिंह थापा। चलिए ठीक है,
फिर देखिए रणजोर सिंह थापा स्वयं श्रेष्ठतम व्यक्ति था, किंतु उसके सामंतों का व्यवहार निरकुंस व क्रूरतम था। देखिए मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पर क्या हो रहा था, जैसे कि जो यहाँ पर प्रशासक है जो तो अपना शासन प्रशासन संभाल रहा है, लेकिन जो नीचे तबके के जो व्यक्ति हैं, जो सैनिक हैं, जो सामंत हैं, वो प्रजा पर काफ़ी ज़्यादा अत्याचार कर रहे थे। अब कोई रणजोर सिंह थापा थोड़ी जाएगा वहाँ पर अत्याचार करने के लिए। अब जो उसके सामंत थे, रणजोर सिंह थापा तो यहाँ पर राजा की तरह रहेगा, जो उसके सामंत रहेंगे, जो उसके सैनिक रहेंगे, वो यहाँ पर प्रजा पर काफ़ी ज़्यादा अत्याचार कर रहे थे। और देखिए इसी के समय में कड़ाई दीप नाम की न्याय प्रणाली, जो कि मैं अभी आपको जब पढ़ाऊंगा न्याय, जो इनका प्रशासन में न्याय व्यवस्था इनकी पढ़ाऊंगा तब मैं इसको डिस्कस करूंगा वहाँ पर। तो कड़ाई दीप वहाँ पर एक इसके समय पे शुरू हुई थी न्याय व्यवस्था। कड़ाई दीप यानी क्या था, न्याय करने के लिए खोलते हुए कड़ाई में तेल, मतलब खोलता हुआ तेल कड़ाई में डाला जाएगा और उसमें कहा जाएगा जो जो मतलब जिसकी भी व्यक्ति की शिकायत आएगी उसके हाथ उसमें डाले जाएंगे, अगर हाथ जल जाएंगे तो उसका दोष सिद्ध हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक न्याय व्यवस्था चलाई गई थी, मतलब न्याय करने के लिए, जो कि बिल्कुल ही गलत थी। अब अगर खौलते तेल में किसी की भी हाथ डालेंगे तो उसके हाथ तो जलेंगे ही जलेंगे। लेकिन गोरखों ने ये चालाकी पूर्ण सब कुछ यहाँ पर शुरू किया था, जो कि निर्दोष व्यक्ति भी जो होगा उसको भी यहाँ पर दोषी ठहरा दिया जाएगा। तो इस प्रकार से कड़ाई दीप की व्यवस्था रणजोर सिंह थापा के काल में शुरू करवाई गई थी। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए महंत श्री हरसेवक जो प्रद्युम्न शाह के हितैषी थे को गोरखों की इस कड़ाई दीप न्याय प्रणाली का सामना करना पड़ा था। देखिए जो महंत श्री हरसेवक है ना, इन पर हत्या का आरोप लगाया गया था। तो जैसे कि इन पर आरोप लगाया गया तो इनको दोषी सिद्ध करने के लिए इनको कड़ाई दीप का सामना करना पड़ा, यानी कि जो न्याय व्यवस्था, जो न्याय प्रणाली इनकी थी, कड़ाई दीप इनके लिए न्याय प्रणाली चुनी गई। अब इसमें क्या हुआ, जो हरसेवक थे उनके दोनों हाथ कड़ाई में डाले गए, खोलते हुए तेल में डाले गए और इनके दोनों हाथ जल गए। इस प्रकार से वही उसमें प्रणाली थी, अगर हाथ जल जाएंगे, अगर हाथ साबुत रह गए तो मतलब तुम निर्दोष हो, अगर हाथ जल जाएंगे तो तुम दोषी हो। अब बताइए खोलते हुए तेल में अगर कोई हाथ डालेगा तो उसके हाथ जलेंगे ही जलेंगे। तो इस प्रकार से उनके हाथ जल जाते हैं और उनको अपराधी मान लिया जाता है। तो झूठा मूठा अपराध उन पर लगा दिया गया, साबित कर दिया गया और भारी जुर्माना उन पर लगा दिया गया था। तो इस प्रकार से गोरखों की काफ़ी अत्याचारपूर्ण यहाँ पर शासन भी रहा था। तो ये भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, गोरखों की कड़ाई दीप न्याय प्रणाली का सामना किस महंत को करना पड़ा था, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, हरसेवक को यहाँ पर करना पड़ा था। चलिए ठीक है। फिर देखिए माणा ग्राम के निवासी कुछ समय तक गोरखा करों से मुक्त थे, क्योंकि गढ़वाल के परमार नरेशों ने माणा ग्राम बद्रीनाथ के मंदिर को अर्पण कर दिया था, किंतु बाद में माणा ग्राम भी गढ़ नरेशों के अधिकार में आ गया था। कहा जाता है जिस समय माणा ग्राम में ये गोरखा लोग जा रहे थे आक्रमण करने के लिए, वहां पर उसको अपने अधिकार में करने के लिए, तो जो माणा ग्राम से जो संपर्क वाला जो पुल था वो माणा ग्राम के निवासियों ने उस पुल को काट दिया था। हालांकि बाद में जब इनकी रसद बंद हो जाती है, क्योंकि जो वो पुल होता है वहीं से इनका व्यापार होता है, वहीं से इनकी रसद आती है, राशन आता है, तो बाद में इनको गोरखों से बात करनी पड़ी थी और उनसे संधि करनी पड़ी थी। इस प्रकार से माणा ग्राम भी गणराज्यों के अधिकार में आ गया था। तो जो माणा ग्राम रहेगा वो परमार शासकों ने क्या किया था, बद्रीनाथ के मंदिर को अर्पण किया था। चलिए ठीक है। फिर देखिए अगला जो प्रशासक बनता है वो बनता है हसीदल चौतरिया। चलिए इनके बारे में हम लोग जानते हैं। 1805 से लेकर 1808 तक इनका शासनकाल रहेगा। चौतरिया बहादुर शाह के नाम से भी इनको जाना जाता है, याद कर लेंगे चौतरिया। पूरा नाम हम लोग कह सकते हैं इनका चौतरिया, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर स्क्रीन पर ताकि यहाँ पे कोई कन्फ्यूजिंग ना हो। चौतरिया बहादुर शाह के नाम से भी इनको जाना जाता है। देखिए हसीदल चौतरिया की कृषकों के प्रति विशेष आस्था थी तथा ये शांत प्रकृति के थे। देखिए इनकी कृषकों के प्रति विशेष आस्था थी और उन्होंने कृषकों के लिए काफ़ी कार्य भी किए थे। फिर देखिए दून स्थल जो रणजोर सिंह के काल में बंजर हो चुकी थी, इसने उसे पुनः हरा भरा कर दिया था। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि दून स्थल जो कि रणजोर सिंह के काल में बंजर हो चुका था, किस प्रशासक या फिर किस सुब्बा ने उसे पुनः से बसाया, किस पुनः से उसको हरा भरा किया, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, हस्तिदल चौतरिया ने। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए हसीदल चौतरिया के समय गुरु हरसेवक को पुनः प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, गुरु हरसेवक के साथ पहले अन्याय हुआ था, उनके साथ दोषी सिद्ध कर दिया था, लेकिन बाद में क्या होता है, हसीदल चौतरिया के समय में गुरु हरसेवक को पुनः जो उनकी प्रतिष्ठा थी वो प्राप्त हो गई थी। ये छोटे छोटे दोस्तों फैक्ट हैं जो कि कभी एग्जाम पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर सब कुछ लेके चल रहा हूँ। फिर देखिए हसीदल चौतरिया के समय दून की वार्षिक आय गढ़ नरेशों के समय से दोगुनी हो गई थी। जैसे कि मैंने आपको बताया ना, इन्होंने क्या किया था, दून घाटी को हसीदल चौतरिया ने पुनः से बसाया था, पुनः से उसको हरा भरा किया था। और फिर क्या होता है, गोरखों जो जो हमारे परमार शासक रहेंगे ना गढ़वाल के, उस समय जो उनकी आय थी उससे भी दुगनी आय गोरखों के समय में यहाँ पर से होने लगी थी। चलिए ठीक है। फिर देखिए
इसके समय दून क्षेत्र में बाहरी लुटेरों का आतंक खत्म हो गया था। इस समय क्या हो रहा था, दून वाले क्षेत्र पर कभी सिखों का आक्रमण हो रहा था, कभी वहां पर सीमावर्ती जो लुटेरे थे उनका आक्रमण हो रहा था। तो बार बार दून घाटी पर आक्रमण करने के कारण दून घाटी उजड़ चुकी थी। लेकिन बाद में क्या होता है, हस्तिदल चौतरिया ने जो भी यहाँ पर आक्रमण करेगा उसको चेतावनी दी, अगर यहाँ पर कोई भी आक्रमण करेगा तो उसके गाँव को आग लगा दी जाएगी। तो यहाँ पर कुछ लोग आते हैं आक्रमण करने के लिए, कुछ सिख लोग आते हैं तो उनके गाँव में आग लगा दी जाती है। तो उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर बिल्कुल ही आक्रमण जो है दून घाटी पर बंद हो गए थे। फिर देखिए हस्तिदल चौतरिया ने कृषि की उन्नति के लिए तकवी नहीं है, तकावी ऋण होगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, तकावी ऋण या तकवी ऋण, चलिए कोई बात नहीं। तकावी ऋण दिए तथा लगान की दर भी कम कर दी। अच्छा, तकावी ऋण क्या होता है, इसको आप एक बार नोट कर लेंगे, तकावी ऋण क्या होता है, क्योंकि हो सकता है आने वाले एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं ये इकोनॉमिक्स का भी क्वेश्चन हो गया, तकावी ऋण क्या है। तो तकावी ऋण ये होता था कृषि की उन्नति के लिए या फिर कृषि के कोई औजार खरीदने के लिए, कृषि की यंत्र खरीदने के लिए जो ऋण दिया जाता था उसको ही तकावी ऋण कहा जाएगा, यानी कि कृषि की उन्नति के लिए दिया जाने वाला यह एक ऋण था। और इसके समय में लगान की दर भी काफी कम कर दी गई थी। चलिए ठीक है, लेकिन इतनी उदार प्रवृत्ति का होने के बाद भी इसके काल में दासों की दशा में कोई सुधार नहीं हुआ। जैसे कि गोरखों के समय में काफी दासों का काफी प्रचलन बढ़ गया था, मतलब कोई भी सामंत हो, सैनिक हो, सेनापति हो, सुब्बा हो, प्रशासक हो, कोई भी हो, उसके पास कई सारे दास इस समय रहते थे। तो गोरखों के समय में दासों का हम लोग कह सकते हैं व्यापार काफी बढ़ गया था। तो इतनी उदार प्रवृत्ति का हस्तिदल चौतरिया था, तो इसके समय में भी दासों के मामले में कोई भी सुधार नहीं होता है। तो हरिद्वार में भीमगौड़ा के निकट गोरखाली चौकी दासों की बिक्री का केंद्र था। इस मतलब जो गोरखे थे उनके समय में हरिद्वार में भीमगौड़ा के निकट जो गोरखाली चौकी है वो दासों की बिक्री का केंद्र था। ये को दोस्तों क्वेश्चन वैसे ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है कि गोरखों के समय में दासों की बिक्री का प्रमुख केंद्र कौन सा था, तो आपको तो क्या हो जाएगा, हरिद्वार। हरिद्वार में अगर हम लोग अंदर जाते हैं, क्वेश्चन अगर डीपली पूछता तो भीमगौड़ आपको याद रखना है। तो ये क्वेश्चन आने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आपको याद रखना है जो हरिद्वार रहेगा वो गोरखों के समय में दासों की बिक्री का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए आगे देखते हैं केटी। ये केटी क्या है, ये केटी दास बच्चों को बोला जाता था। ये छोटे छोटे दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में बनते रहते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर रख दिया है कि आपसे क्वेश्चन बना जाएगा कि गोरखों के समय में केटी क्या था, तो आपको तो क्या हो जाएगा, जो दास बच्चे हुआ करते थे उन्हीं को ही केटी बोला जाता था। चलिए ठीक है। फिर देखिए हस्तिदल चौतरिया के समय ब्रिटिश सरकार ने रैपर को हस्तिदल चौतरिया के समक्ष भेजा ताकि गणराज्य से होते हुए तिब्बत से व्यापार किया जा सके। परंतु क्या होता है, इसी समय हस्तिदल चौतरिया को नेपाल बुला लिया गया क्योंकि वह कांगड़ा अभियान में असफल हो गया था। देखिए क्या होता है, यहाँ पर एक रैपर नाम का एक अधिकारी होता है ब्रिटिश सरकार का, उसको जो ब्रिटिश सरकार होती है यहाँ पर हस्तिदल चौतरिया के समक्ष भेजती है। क्यों भेजती है, जो तिब्बत वाला रास्ता है गढ़वाल से होकर जो जाता है वहाँ से ये लोग व्यापार कर सकें। वो लोग अपना व्यापार बढ़ाना चाह रहे थे। लेकिन इसी समय क्या होता है, हस्तिदल चौतरिया जो होता है वह कांगड़ा अभियान में फेल हो जाता है या फिर असफल हो जाता है। तो इसी समय नेपाल सरकार इसको यहाँ पर हस्तिदल चौतरिया को वापस बुला लेती है और इस प्रकार से ये कोई वार्ता इनमें नहीं हो पाती है। फिर देखिए इसके बाद जैसे कि इसको वापस बुला लिया गया है चौतरिया को, इसके बाद जो यहाँ पर अगला प्रशासक बनेगा वो बनेगा भैरव थापा। 1808 से लेकर 1811 तक ये बनता है। इसके बारे में ये कहा जाता है कि यह विलासी प्रवृत्ति का एक प्रशासक था, वह सुब्बा था। चलिए ठीक है। भैरव थापा नृशंस अत्याचारी व क्रूर शासक था। चलिए इसके बारे में एक वहां पर से आया था नरसाही। नरसाही के बाद देखिए यहाँ पर आ गया है भैरव थापा, जो कि नरशंस अत्याचारी व क्रूर शासक के रूप में जाना जाएगा। इन अत्याचारों से मोलाराम ने नेपाल सरकार को अवगत कराया, जिसका परिणाम उसे भुगतना पड़ा। जैसे कि यहाँ पर काफ़ी सारे गढ़वाल में अत्याचार हो रहे थे, तो इन अत्याचारों की सूचना मोलाराम ने क्या की जो नेपाल सरकार थी उसको दी, लेकिन इसका परिणाम उसे ही भुगतना पड़ा। वो कैसे भुगतना पड़ा, चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए मोलाराम ने चौतरिया के शासनकाल में रण बहादुर चंद्रिका की रचना की। ये भी महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये चीज़ आपको रचना याद रखनी है। रण बहादुर चंद्रिका की रचना किसने की है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, मोलाराम ने। तो देखिए क्या होता है कि मोलाराम ने चौतरिया के शासनकाल में रण बहादुर चंद्रिका की रचना की तथा इसे गढ़वाली चितरे को नेपाल दरबार ने प्रसन्न होकर जो सनद व जागीर दी थी वह तत्कालीन गोरखा भागीदारों ने छीन ली थी। मतलब क्या हो रहा है, मोलाराम ने चौतरिया के शासनकाल में एक रण बहादुर चंद्रिका की रचना की थी। इस बात से जो नेपाल सरकार होती है काफ़ी प्रसन्न होती है और इस मोलाराम को क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ सनद व जागीर देते हैं। लेकिन जब यहाँ पर आता है भैरव थापा के काल में क्या होता है, जो इस यहाँ पर शिकायत की थी ना मोलाराम ने नेपाल सरकार से, तो इसी से जो यहाँ के प्रशासक होते हैं, जो शासक होते हैं, वो नाराज हो जाते हैं
और यहाँ पर इसकी सनद व जागीर छीन लेते हैं। हालांकि बाद में मोलाराम स्वयं से वहाँ पर उपस्थित होता है, नेपाल जो राजा होता है उसके पास, और क्या कहता है कि जो यहाँ पर मेरी जो ज़मीन है, जो मेरी जागीर है, वो मेरी सनद है, वो छीन ली गई है। हालांकि बाद में इसको वो वापस मिल जाती है। तो इस प्रकार से मोलाराम भी हम लोग कह सकते हैं इन सब चीज़ों से नहीं बच पाया था। फिर देखिए अगला जो आता है वो आता है काजी बहादुर भंडारी। 1811 से लेकर 1812 तक इसका समय रहेगा। इसके समय में गढ़वाल में भूमि व्यवस्था में परिवर्तन किया गया तथा उर्वरता को दृष्टि में रखकर भूमि को गढ़वाल में अव्वल, दम, सोम, चाहर व सुंख बासी 5 भागों में विभाजित किया गया। तो ये महत्वपूर्ण यहाँ पर से क्वेश्चन दोस्तों जाता है, क्योंकि काजी बहादुर भंडारी के समय में गढ़वाल की भूमि को 5 भागों में विभाजित किया गया है। इसलिए आपको याद रखना है किसके समय में गढ़वाल की भूमि को उर्वरता की, जो गढ़वाल की भूमि रहेगी उसकी उर्वरता की दृष्टि से रखकर उसको 5 भागों में विभाजित कर दिया गया था। किसके समय में? काजी बहादुर भंडारी के समय में। फिर देखिए इसके समय में भी क्या होता है, मोलाराम की जागीर पुनः इसके समय में छीन ली गई थी। मोलाराम की जागीर तथा सैनिक वृत्ति के रूप में उन्हें नेपाल सरकार से जो 1 रुपया प्रतिदिन मिलता था उसे घटाकर 8 आना प्रतिदिन कर दिया गया था। तो मोलाराम भी हम लोग कह सकते हैं इस समय नहीं बच पाया था। जो नेपाल सरकार द्वारा जो यहाँ प्रशासक नियुक्त किए गए थे, यहाँ की प्रजा पर तो काफ़ी अत्याचार हो ही रहे थे, लेकिन मोलाराम भी उन चीज़ों से नहीं बच पाया था। तो हम लोग काजी बहादुर भंडारी की बात करें, काजी भैरव थापा जो यहाँ पर आया है प्रशासक के रूप में, उसकी बात करें तो उसके कोप भाजन से मोलाराम भी नहीं बच पाया था। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। फिर देखिए गोरखा शासन में सैनिक भी मनमाने ढंग से जनता से कर वसूल करने का नियम था। मतलब जो, एक मिनट देखिए यहाँ पर देखेंगे कि गोरखा शासन में सैनिकों को, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग को अगर हम लोग लगाएंगे तो हमारा सेंटेंस बनेगा। देखिए गोरखा शासन में सैनिकों को भी मनमाने ढंग से जनता से कर वसूल करने का नियम था, या फिर हम लोग कह सकते हैं अधिकार था, जिसे बाली कहा जाता था। देखिए होता क्या है, अगर हम लोग किसी भी सत्ता की हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, किसी एक विशेष व्यक्ति को रखा जाता है कर वसूलने के लिए। मतलब हर एक विभाग रखा जाता है, जैसे अभी हम लोग कह सकते हैं अर्थ विभाग है, वित्त विभाग है, कोई सा विभाग है। तो उस समय ऐसा कुछ नहीं था, गोरखों के समय में यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था, कोई विभाग नहीं था। मतलब कि जो सैनिक रहेंगे वो भी कर वसूल करते थे। तो अगर सैनिक कर वसूल कर रहे हैं तो वो लोग क्या करते थे, काफ़ी क्रूरता से यहाँ पर कर वसूल करते थे। कर वसूलने के नाम पर जनता पर काफ़ी अत्याचार वो लोग किया करते थे, जो उनके सैनिक लोग थे। और जो सैनिक लोग जो कर वसूल रहे थे ना, इसको बाली कहा जाता था। तो ये क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, बाली किसे कहा जाता था गोरखों के समय में, बाली किसे कहा जाता था? तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा, जो गोर के सैनिक थे जो यहाँ पर अपना जनता से कर वसूल कर रहे थे, जो नियम बनाया गया था उसी नियम को बाली कहा जाता था। ये भी आपको याद रखना है। तो काफ़ी अत्याचारपूर्ण यहाँ पर गोरखों का शासनकाल रहता है। जो यहाँ की जनता थी, जो यहाँ की प्रजा थी, काफ़ी ज़्यादा पीड़ित थी, गोरखाओं से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। फिर देखिए 1812 से लेकर 1815 तक गढ़वाल का प्रशासन किसने संभाला, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए 1812 से लेकर 1815 तक अमर सिंह थापा के प्रतिनिधियों ने प्रशासक का कार्य संभाला था। देखिए यहाँ पर से क्या हो रहा था, हर एक साल में 4-5 प्रतिनिधि बना दिए गए। मतलब कि कोई प्रतिनिधि, कोई है सहायक है, कोई सेनापति है, कोई कुछ बना दिया। तो यहाँ पर से क्या हो रहा था, हमको यहाँ पर से जानना इतना आवश्यक हो नहीं जाता है कि हर साल 5-6 लोग यहाँ पर नियुक्त कर दिए जा रहे थे। तो 1812 से लेकर 1815 तक अमर सिंह थापा के प्रतिनिधियों ने प्रशासक का कार्य यहाँ पर संभाला था। चलिए ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए हिमाचल प्रदेश और कांगड़ा से लगातार संघर्ष चल रहा था। ये भी आपको याद रखना है। जो हम लोग बात कर रहे हैं गढ़वाल वाले क्षेत्र की, तो गढ़वाल के में जो प्रशासक यहाँ पर आ रहे हैं, नेपाल सरकार ने जो नियुक्त कर रखे हैं, वो बारम्बार उनके यहाँ पर से बार बार उनका संघर्ष चल रहा है कांगड़ा से। तो ये भी महत्वपूर्ण दोस्तों क्वेश्चन हो जाता है कि कांगड़ा से उनका बारम्बार यहाँ पर संघर्ष चल रहा है। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि जो गोरखा प्रशासक थे उनका बारम्बार, हम लोग कह सकते हैं लगातार, किससे यहाँ पर संघर्ष चल रहा था? तो आपको तरीका हो जाएगा कांगड़ा या फिर हिमाचल प्रदेश से उनका यहाँ पर बार बार हम लोग कह सकते हैं कि संघर्ष चल रहा था। फिर देखिए उत्तराखंड में गोरखाओं के शासन को गोरख्याली के नाम से जाना जाता है। ये गोरख्याली शब्द किस चीज़ का प्रतीक है? अत्याचारपूर्ण शासन का। मतलब कि गोरख्याली शब्द को इसलिए यहाँ पर प्रयोग किया गया है, अत्याचारपूर्ण शासन को बताने के लिए ही गोरख्याली शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो गोरखों ने जो यहाँ पर शासन किया था वो काफ़ी अत्याचारपूर्ण रहा था, और जिसको गोरख्याली के नाम से जाना जाता है। फिर देखिए कुमाऊं में गोरखों का शासन कितने समय तक रहा था? ये क्वेश्चन दोस्तों बनता है एग्जाम में, बन भी चुके हैं ये क्वेश्चन। तो कुमाऊं में जो गोरखों का शासन रहेगा वो रहेगा 25 वर्ष, और गढ़वाल में जो गोरखों का शासन रहेगा वो रहेगा 10.5 वर्ष। कहीं कहीं 11 वर्ष भी लिखा हुआ है, लेकिन ये 10.5 वर्ष ही इसका सही उत्तर होगा। तो ये आपको याद रखना है, 25 वर्ष और 10.5 वर्ष। अगर एग्जाम में ऐसा, अगर 10.5 वर्ष ना आए ऑप्शन में, तो आपको वहाँ पर 11 वर्ष वहाँ पर आप उत्तर लगाएंगे। तो इस प्रकार से
जो गोरखों के जो यहाँ पर प्रशासक केवल सुब्बा जो नियुक्त हुए थे गढ़वाल व कुमाऊं में, और उनके द्वारा जो भी यहाँ पर कार्य किए गए उनके बारे में हमने जाना। जो भी उनके द्वारा यहाँ पर कुछ भी कार्य प्रणाली की गई उनके बारे में हमने संपूर्ण अध्ययन कर लिया है। तो दोस्तों इस प्रकार से कुमाऊं में और गढ़वाल में जो गोरखा प्रशासक सुब्बा थे वो आपके खत्म हुए, और अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे गोरखों की न्याय प्रणाली या फिर गोरखों की कर प्रणाली के बारे में। 1 या 2 वीडियो में हम लोग गोरखा प्रशासन समाप्त कर देंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो जल्दी ही आपके सामने आ जाएगी, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।